नमस्कार साथियों, मेरा नाम है आर के सिंह। संस्कृति पीसीएस यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। आज अपने इस एपिसोड में हम जिस न्यूज की चर्चा करने वाले हैं ये जुड़ती है उत्तर प्रदेश से, और ये कहा जा रहा है कि बगैर इजाजत के ड्रोन उड़ाने पर अब जो सरकार है वो लगाएगी गैंगस्टर एक्ट या राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के संदर्भ में जो प्रावधान है। तो ये जो न्यूज है ये खास तौर पे आज चर्चा में है। इसी न्यूज की हम चर्चा करने वाले हैं। देखेंगे कि आखिर पूरा मामला है क्या। ये ड्रोन से जुड़ा हुआ जो विवाद है, जो न्यूज है, जो इस समय खास तौर पे चर्चा में बनी हुई है, और प्रदेश की जो जनता है वो क्यों इससे परेशान है, और इसी के संदर्भ में अब खास तौर पे सूबे के मुखिया के द्वारा कई सारे बड़े दिशा निर्देश दिए गए हैं कि अगर बगैर इजाजत के कोई भी व्यक्ति अगर ड्रोन उड़ाएगा तो उसके ऊपर इस तरह के बड़े जो आपराधिक मामले हैं उनके तहत कार्रवाई हो सकती है। तो इसी की चर्चा करने वाले हैं। इससे जुड़े हुए जितने भी अहम दिशा निर्देश दिए गए हैं उन पर हम बात करेंगे। इसके साथ ही हम बात कर लेंगे कि आखिर गैंगस्टर एक्ट होता क्या है, एनएसए जो राष्ट्रीय सुरक्षा कानून है वो क्या है। तो इनके बारे में भी बेसिक जो जानकारी है उन पर भी हम प्रकाश डालेंगे। चलिए देख लेते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे कि आखिर मामला है क्या, क्यों चर्चा में है। तो पहले हमने बताया कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, सूबे के हेड हैं, सर्वे सर्वा हैं योगी आदित्यनाथ। उन्होंने ये स्पष्ट कर दिया है कि बिना अनुमति के, बिना किसी परमिशन के अब ड्रोन उड़ाने और सोशल मीडिया या फिर अन्य किसी ऐसे प्लेटफॉर्म के द्वारा अफवाह फैलाने वाले के ऊपर अब कड़ी जो कार्रवाई है वो की जाएगी। सरकार इसके लिए पूरी तरह से अलर्ट है। अब ऐसे जो मामले हैं, ऐसे मामलों में जो आरोपी हैं तो आरोपियों पर गैंगस्टर एक्ट के तहत या राष्ट्रीय सुरक्षा जो कानून है एनएसए है उसके तहत बड़ी जो कार्रवाई है वो भी की जा सकती है। ये जो कदम है ये राज्य में ड्रोन से जुड़ी हुई जो बढ़ती हुई अफवाहें हैं उनको मद्देनजर रखते हुए इस तरह के बड़े जो कदम है वो राज्य सरकार के द्वारा उठाए जा रहे हैं। तो इसी की हम चर्चा करें। थोड़ा सा कुछ मामले से जुड़े हुए जो महत्वपूर्ण बिंदु हैं उन पर हम बात करें। जैसे पिछले कुछ दिनों से देखें तो राज्य या यूपी के कई सारे ऐसे डिस्ट्रिक्ट्स हैं, कई सारे ऐसे जिले हैं जहां पर ड्रोन से जुड़ी हुई जो गतिविधियां हैं वो खास तौर पे चर्चा में रही। जैसे ड्रोन चोर जैसी जो अफवाहें हैं वो सुनने को देखने को मिली, और इस कारण से देखें तो काफी लोग इस आतंक से डरे हुए भी हैं, डर के साए में जी भी रहे हैं। पुलिस जो प्रशासन है लगातार इस तरह के जो भी अफवाह हैं उन अफवाहों के संदर्भ में इनसे बचने की अपील लोगों के बीच में पहुंचा रही है। हालांकि पुलिस को लगातार ड्रोन से संबंधित जो शिकायतें हैं वो लगातार मिल रही हैं। खौफ और डर के खात्मे के लिए देखें तो अब सूबे के जो मुखिया हैं वो पूरी तरह से क्या है उनको अब आगे आना पड़ा। उन्होंने इसके संदर्भ में बाकायदा इसके संदर्भ में विश्लेषण किया, जो भी कोर कमेटी है उससे बात की, इसके विभिन्न जो पहलू हैं उनका निरीक्षण किया। उसके बाद इस तरह की जो कार्रवाई है, इस तरह के दिशा निर्देश हैं वो राज्य सरकार की तरफ से देखने को मिले। इंडिया टुडे के देखें तो बड़े ही महत्वपूर्ण रिपोर्टर हैं, उनका ये कहना है कि 2 अगस्त को मुख्यमंत्री कार्यालय की तरफ से जारी एक बयान आया जिसमें योगी आदित्यनाथ के हवाले से ये कहा गया कि ड्रोन के जरिए आतंक फैलाने वाले जो भी लोग हैं उनके ऊपर गैंगस्टर लागू किया जाएगा, जरूरत पड़ी तो राष्ट्रीय सुरक्षा कानून भी लगा दिया जाएगा, और मुख्यमंत्री के बिना आधिकारिक अनुमति के ड्रोन उड़ाने जैसी जो भी प्रक्रिया है इन पर पूरी तरह से अब प्रतिबंध लगाया जा रहा है। तो इस तरह की जो घोषणा है ये की गई है, और इसका अगर उल्लंघन किसी ने किया तो करने वालों के खिलाफ जो कठोर दंडात्मक कार्रवाई है वो भी सरकार करेगी। थोड़ा सा मामले की हम बात कर लेते हैं। मामले से जुड़े हुए जो महत्वपूर्ण पहलू हैं, जैसे हाल ही में देखें तो यूपी के कई सारे इलाकों में ड्रोन के खौफ की जो घटनाएं हैं वो सामने आई हैं। मुजफ्फरनगर जो पुलिस है उसको 2 लोगों को गिरफ्तार करना पड़ा जो पिंजरे में लाल और हरे रंग के एलईडी लाइट वाले जो कबूतर हैं वो उड़ा रहे थे। आरोप है कि ये दोनों कबूतर में जलती लाइट के जरिए क्या है कि एक तरह से ड्रोन का जो खौफ है, एक डर है, जो भय है, लोगों के बीच में ये उत्पन्न करना चाहते थे। वहीं हापुड़ जिले में एक व्यक्ति रात के अंधेरे में अपनी एक मित्र से मिलने जा रहा था, तो वो जो व्यक्ति है वो इसकी चपेट में आ गया। गांव वाले ये समझ बैठे कि नहीं ये ड्रोन चोर है, और ये समझकर उसको पीटने लगे। तो इस तरह की जो घटना है वो सूबे में कई जगह देखने को मिली है, और इसी तरह की जो घटनाएं हैं इन घटनाओं पर यूपी पुलिस को अब बार बार जवाब देना पड़ रहा था। ज़्यादातर जो ड्रोन दिखने की घटना है वो गलतफहमी या कह सकते हैं कि एक तरह से गलत सूचनाओं पर ही आधारित थी।
बहुत से मामलों में देखें तो लोग टॉय या हेलीकॉप्टर या एलईडी जो लाइट्स वाली जो पतंगे हैं, वो जो पतंगे हैं या फिर बच्चों के जो खिलौने हैं उनको ड्रोन समझ बैठे, और इस कारण से इस तरह का जो भय है वो समाज में देखने को मिला। अब जो राज्य सरकार है इसने इस पर कड़ी जो कार्रवाई है वो करने की चेतावनी पूरे कह सकते हैं राज्य के लिए दे दी है, और कहा है कि ड्रोन के जरिए सुरक्षा में जो खलल डालने की जो कोशिश है, ये कोशिश करने वालों के खिलाफ राज्य सरकार बड़ी कार्रवाई करेगी। और इसी के तहत राज्य सरकार ने एक ऐसी एडवांस टेक्नोलॉजी को भी अपनाने का विचार कर रही है ताकि जो ड्रोन है, ड्रोन की बेहतर जो निगरानी है वो की जा सके। तो अब तक का यही पूरा मामला है जिसके संदर्भ में हमने बात की, और इसी के संदर्भ में देखेंगे तो जो सूबे के मुखिया उन्होंने सीधे तौर पे कहा है कि बिना अनुमति के ड्रोन संचालन पर पूरी तरह से अब प्रतिबंध रहेगा। उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। प्रमुख जो सूबे के सचिव हैं, डीजीपी हैं, उन्होंने हर जिले में ड्रोन संचालन की समीक्षा करने और कार्रवाई करने का दिशा निर्देश भी दिया है, क्योंकि ये जो पूरा आदेश है ये सीएम योगी आदित्यनाथ के द्वारा है। उन्होंने सीधे तौर पर चेतावनी दी है कि यदि कोई भी व्यक्ति अगर अफवाह फैलाने या शांति भंग करने की नीयत से ड्रोन का इस्तेमाल करता है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। तकनीक का इस्तेमाल करके सुरक्षा के साथ छेड़छाड़ बर्दाश्त नहीं होगी। जो कोई भी डिजिटल माध्यम से डर फैलाने या ड्रोन की गलत सूचना या इसका इस्तेमाल करेगा तो सरकार उसके खिलाफ सख्त तरीके से निपटेगी। मुख्यमंत्री कार्यालय की तरफ से रविवार को जारी बयान में यह स्पष्ट कर दिया गया कि जो लोग ड्रोन के जरिए आतंक फैलाएंगे उन पर गैंगस्टर एक्ट और जरूरत पड़ी तो राष्ट्रीय सुरक्षा कानून भी लागू किया जाएगा। तो इस तरह की जो बातें हैं अब वो खुलकर आ गई हैं, और प्रदेश सरकार इसके लिए पूरी तरह से तैयार है कि अगर कुछ भी ऐसा होता है तो हम क्या करेंगे कि जो बड़े आपराधिक कह सकते हैं कि कानून या ऐसी जो बातें हैं जैसे गैंगस्टर एक्ट है या एनएसए है वो लागू किया जा सकता है। इसके साथ ही प्रदेश सरकार बिना पूर्व अनुमति के ड्रोन उड़ाने पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया। बयान में यह भी कहा गया कि सभी जो जिले हैं, उत्तर प्रदेश के सभी जो डिस्ट्रिक्ट हैं, वहां पर ड्रोन की जो गतिविधियां हैं उनकी समीक्षा अब प्रमुख जो गृह सचिव हैं उनके तहत और पुलिस महानिदेशक के कह सकते हैं कि नेतृत्व में की जाएंगी। उन्हें यह सुनिश्चित करने को कहा गया है सूबे के मुखिया के द्वारा कि ड्रोन संचालन पूरी तरह से नियंत्रित हो और नियमों के तहत ही होने चाहिए। अगर जो भी इसके खिलाफ जाता है तो उस पर सख्त कार्रवाई होगी। और ये जो पूरी कार्रवाई की जा रही है इसमें अगर हम बात करें कि आखिर जो योगी आदित्यनाथ हैं उनका उद्देश्य क्या है, तो उद्देश्य इतना ही है कि राज्य में जो शांति व्यवस्था है वो बनी रहे, कानून व्यवस्था बनी रहे, लॉ एंड ऑर्डर बना रहे, अफवाह जो उड़ रही है अफवाहों पर विराम लगे, टेक्नोलॉजी का जो दुरुपयोग करके लोगों के बीच में जो भय उत्पन्न कर रहे हैं इस तरह की जो स्थिति है वो ना हो, प्रदेश में सांप्रदायिक जो सौहार्द है वो बना रहे, सुरक्षा के जो मॉडल हैं वो पूरी तरह से व्यवस्थित रहें, ये बात कही गई है। और इसी के संदर्भ में ड्रोन जो मॉनिटरिंग है उसकी भी बात रखी गई है, क्योंकि जो सीएम है उन्होंने ड्रोन मॉनिटरिंग और अधिक मजबूत करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने ये कहा कि जिले में रियल टाइम पेट्रोलिंग की जो बात है वो लागू की जाए, निगरानी बढ़ाई जाए और शांति और व्यवस्था को व्यवस्थित तरीके से लागू किया जाए। इसके अलावा जो भी अधिकारीगण हैं उनको संवेदनशील जो इलाके जहां पर इस तरह की घटनाएं देखने को मिली है तो वहां पर ड्रोन संचालन या जो भी इससे जुड़े हुए कानून है, जो गाइडलाइंस है उसके संदर्भ में अवेयरनेस बढ़ाई जाए और ये सुनिश्चित किया जाए कि वहाँ इस तरह की घटना दोबारा न हो पाए। राज्य सरकार और ड्रोन जो डिटेक्शन और रिस्पॉन्स सिस्टम है उसको अपग्रेड करने की दिशा में भी लगातार प्रशासन काम कर रहा है। तो इस तरह के जो प्रयास हैं वो लगातार कर रहे हैं। इसमें खास तौर पे जो दिशा निर्देश दिए हैं कि ड्रोन उड़ाने के लिए अब जरूरी होगी परमिशन। किसी भी सार्वजनिक प्लेसेस, संवेदनशील जो क्षेत्र हैं, धार्मिक स्थल हैं, उनके पास प्रशासनिक अनुमति के द्वारा ही ड्रोन उड़ाया जा सकता है। नहीं तो देखें तो अगर अनुमति नहीं है तो फिर वो अपराध की श्रेणी के तहत आ जाएगा। स्थानीय जो प्रशासन है, पुलिस है, सुरक्षा जो एजेंसी है अब ड्रोन गतिविधियों पर सतर्क पूरी तरह से निगरानी रखेंगे। यही नहीं, सबसे जो बड़ा यहाँ पर दिशा निर्देश आया अफवाह फैलाने वालों के ऊपर आया कि अगर धार्मिक भावना भड़काता है, कोई दंगे भड़काने का प्रयास करता है, सांप्रदायिक जो तनाव है वो फैलाने का प्रयास करता है, तो इस तरह के जो भी अलग अलग प्लेटफॉर्म है जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, वहाँ पर इस तरह की इलीगल गतिविधि देखी जाती है तो उसके तहत एनएसए या फिर गैंगस्टर एक्ट के तहत जो भी कार्रवाई है वो भी की जा सकती है। और अब सोशल मीडिया जैसे जो प्लेटफॉर्म है वहाँ पर जो निगरानी है वो तेज कर दी गई है। इसके लिए पुलिस प्रशासन, साइबर सेल को खास दिशा निर्देश दिए गए हैं कि वो जो भी फेक न्यूज़ हैं, जो मार्फ वीडियोज़ हैं या भड़काऊ पोस्ट हैं उनको
उनके ऊपर तुरंत एक्शन लें और इसके तहत लोकल स्तर पे जो भी अफवाहें हैं उनके सोर्स को ट्रेस करें कि आखिर इसका सोर्स कहाँ से है, और इस तरह की जो बातें हैं वो कही गई हैं। तो इसमें दो चीज़ें जो आ गई हैं यहाँ पर, कानूनी जो पहलू आए हैं, पहला आ गया है गैंगस्टर एक्ट, ये चर्चा में आ गया है। तो इसके बारे में थोड़ा सा हम देख लेंगे। जो भी संगठित अपराध होते हैं, जो गतिविधियां होती हैं, जबरन जो वसूली होता है, डर को फैलाने की जो बात है, हिंसक जो कार्य हैं, उसमें शामिल जो लोग हैं उनकी संपत्ति जब्त करने और बेल की संभावना खत्म करने के लिए खास तौर पे ये जो गैंगस्टर एक्ट है ये लाया गया था। ये बड़ा ही चर्चा में रहने वाला एक्ट है गैंगस्टर एक्ट। अगर उत्तर प्रदेश सरकार के संदर्भ में देखें तो उत्तर प्रदेश की जो सरकार है ये इसे 1986 में क्या की थी, लागू की थी। ये विशेष तौर का कानून है और इसका उद्देश्य इतना है कि संगठित जो अपराध हैं उन पर क्या किया जाए, उस पर कंट्रोल किया जाए। जो माफियागिरी है, जो इस तरह के कह सकते हैं कि प्रभाव हैं, उन पर नकेल कसा जाए। और ये जो कानून है ये जितने भी आपराधिक जो नेटवर्क्स हैं, जो क्रिमिनल नेटवर्क्स होते हैं, उनके जहाँ तक तार जुड़े होते हैं, जो उनके सहयोगी होते हैं, उनके ऊपर अवैध कमाई से अर्जित जो भी संपत्तियां हैं उनको टारगेट किया जाता है इस एक्ट के तहत। तो इस तरह से देखें तो ये बड़ा ही महत्वपूर्ण एक्ट माना जाता है गैंगस्टर एक्ट। इसका उद्देश्य क्या है, तो उद्देश्य यही है, संगठित जो अपराध है, जो अपराधी हैं, उनके जो लिंक्स हैं, उनके जो सहयोगी हैं, उनके विरुद्ध कठोर कार्रवाई करना, अवैध रूप से कमाई की गई जो संपत्ति है उसको जब्त कर लेना, अपराधियों की जो जमानत है उससे उनको वंचित कर देना, अपराधियों की जो सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक जो पकड़ है उसे तहस नहस कर देना। किन लोगों पर यह लागू होता है, तो अपराधी जो गिरोह के सदस्य होते हैं उनके ऊपर लागू होता है। गैंग लीडर या कह सकते हैं जो माफिया होते हैं, जो मास्टरमाइंड होते हैं, उनके ऊपर ये लागू होता है। जो व्यक्ति अपहरण, फिरौती, हत्या, तस्करी, जमीन पर कब्जा करना, अवैध जो वसूली है, शराब तस्करी है, ऐसे कार्यों में जो शामिल होता है उसके ऊपर लागू किया जाता है। ऐसे लोग जो दूसरे के माध्यम से अपराध कराते हैं या उसे कहीं ना कहीं उसे बढ़ाने का काम करते हैं, तो उनके ऊपर भी गैंगस्टर जो एक्ट है वो लागू कर दिया जाता है। इसके अलावा देखेंगे तो जो दूसरा कानून है जिसकी चर्चा खास तौर पे हो रही है वो क्या है, वो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो दूसरा जो कानून है एनएसए है, राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम 1980। ये खास तौर पर चर्चा है। किसी भी व्यक्ति को राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए अगर खतरा माना गया, अगर नेशनल सिक्योरिटी की बात हो रही है कि अगर नेशनल सिक्योरिटी की बात करें कि अगर कोई व्यक्ति क्या है राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा है, तो ये खतरा मानते हुए बिना चार्जशीट के उसके ऊपर क्या किया जाता है कि उसे हिरासत में लिया जा सकता है। तो इस तरह की जो बातें हैं वो देखने को मिलती हैं। थोड़ा सा इसके बारे में संक्षिप्त रूप से हम देखेंगे कि राष्ट्रीय सुरक्षा जो कानून अधिनियम 1980 है ये है क्या। तो अपने देश का बड़ा ही महत्वपूर्ण ये कानून माना जाता है और इसका उद्देश्य यही है कि राष्ट्रीय सुरक्षा और सार्वजनिक जो व्यवस्था है उन मामलों में क्या किया जाए, निवारक निरोध यहाँ पर दिया जाए। एहतियातन जो हिरासत है वो लेने की बात कही गई है। और इस अधिनियम में देखें तो जो सार्वजनिक सुरक्षा है ये सबसे महत्वपूर्ण पहलू होता है, और व्यवस्था के लिए व्यक्तिगत जो स्वतंत्रता है उस पर प्रतिबंध लगाने की भी बात की गई है। निवारक जो निरोध है उसकी अनुमति ये कानून देता है। अधिनियम जो है ये केंद्र और राज्य सरकारों को बिना किसी औपचारिक आरोप या मुकदमे के किसी भी व्यक्ति को हिरासत में रखने की अनुमति प्रदान करता है। यही इसकी सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है। 1980 को भारतीय संसद के द्वारा ये अधिनियमित किया गया। अधिनियमित जो ये कह सकते हैं अधिनियम है, और अधिनियम जो अधिकारी हैं उनको बिना किसी औपचारिक आरोप के 12 महीने तक, 12 मंथ तक, 1 वर्ष कह सकते हैं, तो 12 महीने तक किसी भी व्यक्ति को हिरासत में रखने का ये कानून अधिकार देता है, जिसे नए सबूतों के साथ और भी आगे बढ़ाया जा सकता है। इसके उद्देश्य की अगर बात करें कि जो एनएसए है आखिर इसका उद्देश्य क्या है, तो राष्ट्रीय सुरक्षा जो अधिनियम 1980 है इसका उद्देश्य यही है, किसी भी व्यक्ति को ऐसी किसी भी गतिविधि में शामिल होने से रोकना जो कि राष्ट्र हित के लिए नुकसानदेह है, राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए नुकसानदेह है। सरकार सार्वजनिक व्यवस्था के लिए किसी भी संभावित खतरे या व्यवधान को रोकने के लिए किसी भी व्यक्ति को इस कानून के तहत क्या कर सकती है, गिरफ्तार कर सकती है, हिरासत में ले सकती है। सामान्य परिस्थितियों में गिरफ्तार व्यक्ति के पास कोई अधिकार होते हैं, कई अधिकार उसे प्राप्त होते हैं, जिसमें गिरफ्तारी का कारण बताना, जमानत का अधिकार, 24 घंटे के भीतर अदालत में उपस्थित होना, कानूनी सलाह लेना, तो ये सारे हैं। इसके अलावा देखेंगे तो इसके जो महत्वपूर्ण प्रावधान हैं
जो भी एनएसए है, तो सरकार और कानून जो प्रवर्तन एजेंसियां उनको राष्ट्रीय सुरक्षा बनाए रखने के लिए कुछ मामलों में देखेंगे तो निवारक जो कार्रवाई है वो करने का अधिकार ये प्रदान करता है। राष्ट्रीय सुरक्षा जो कानून है इसके तहत कई सारे प्रावधान शामिल किए गए हैं, जैसे हिरासत में लेने की जो शक्ति है ये सबसे महत्वपूर्ण है। बिना बताए भी कहा जा सकता है कि 12 महीने तक रखा जा सकता है, और कार्रवाई और आगे बढ़ी तो और भी ये सीमा बढ़ सकती है। हिरासत के आधार इसमें शामिल किए गए हैं, हिरासत की जो अवधि है वो इसमें शामिल की गई है। सलाह बोर्ड की बात कही गई है कि सलाह बोर्ड को हिरासत की तारीख से 3 महीने के भीतर 3 मंथ्स के भीतर क्या करना होता है कि जो भी हिरासत में लिया गया व्यक्ति है उस हिरासत की समीक्षा करनी होगी। बोर्ड में 3 सदस्य होते हैं, इसके लिए बाकायदा बोर्ड बनता है। 3 सदस्य होते हैं जो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश बनने के लिए योग्य होते हैं, उन्हें इसका सदस्य बनाया जाता है और उन्हें रिपोर्ट ये देनी होती है कि क्या हिरासत के लिए पर्याप्त कारण है जिस व्यक्ति को हिरासत में लिया गया है। इसके अलावा अपील की भी बात कही जाती है कि जो अपील है ये बंदी उच्च न्यायालय के सलाहकार पैनल से अपील कर सकता है, लेकिन उसे मुकदमे के दौरान वकील की उपस्थित रखने की अनुमति नहीं होती। ऐसे ही आप देखेंगे तो सद्भावनापूर्ण की गई जो कार्रवाई है उसके संरक्षण की बात की गई है। अस्थायी जो रिहाई है वो भी इसमें शामिल किया गया है। तो इस तरह की बहुत सारी जो बातें हैं वो राष्ट्रीय सुरक्षा कानून में शामिल किया गया है। अगर थोड़ा सा इसके महत्व की बात करें, ये जो कानून है विशेष तौर पर अपने देश में, तो ये खास तौर पर देखें तो ये जो व्यवस्था बनाई गई है कि कोई भी व्यक्ति अगर इस तरह का राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा उत्पन्न कर रहा है तो उसे निवारक रूप से हिरासत में लेने के लिए ये कानून बनाया गया है। जो भी संभावित व्यवधान है उसके खिलाफ सक्रिय जो उपाय है वो सुनिश्चित करने और आंतरिक जो स्थिरता है, देश की जो सुरक्षा है, जो व्यवस्था है, उसके सशक्त बनाने के लिए देखें तो ये बड़ा ही महत्वपूर्ण माना जाता है। तो महत्व की बात करें तो पहला तो ये हो गया कि जो एक तरह से देखेंगे तो निवारक निरोध के स्तर पे जो एनएसए है, ये जो अधिनियम है ये राष्ट्रीय सुरक्षा को नुकसान पहुंचाने या कोई भी सार्वजनिक जो व्यवस्था है उसको बाधित करने वाले जो भी लोग हैं, जो उनके द्वारा संचालित गतिविधियां हैं, उनको रोकने के लिए व्यक्तियों को हिरासत लेने की अनुमति ये कानून सीधे तौर पर दे देता है। उदाहरण के लिए इस अधिनियम का जो इस्तेमाल है वो भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 300 जैसे 70 है, आर्टिकल 370 है, उसके संदर्भ में कश्मीरी जो राजनेता हैं उनको निवारक निरोध उपाय के रूप में हिरासत लेने में किया गया था। ऐसे इसका इस्तेमाल निवारण के संदर्भ में किया जा सकता है। एनएसए के तहत देखें तो हिरासत में लिए जाने की जो संभावना है वो व्यक्तियों को ऐसी गतिविधियों में शामिल होने से रोक सकती है जो राष्ट्रीय सुरक्षा या सार्वजनिक व्यवस्था को नुकसान पहुंचा सकते हैं। इसके अलावा जो भी सेंसिटिव रीजन होते हैं, जो संवेदनशील क्षेत्र हैं, उनके लिए विशेष जो शक्तियां हैं वो ये कानून प्रदान करता है। और ऐसे क्षेत्रों जैसे सीमावर्ती जो क्षेत्र हैं, जो बॉर्डर वाले क्षेत्र हैं, आतंकवाद से प्रभावित, आतंकवाद से जो ग्रस्त क्षेत्र हैं, जो उस क्षेत्रों में जो प्राधिकारी हैं उनको विशेष शक्ति ये कानून देता है, जिसके तहत शांति सुरक्षा बनाए रखने के लिए वहाँ पर ये खास जो निर्णय है वो ले सकते हैं। तेजी से निर्णायक रूप से कार्य करने की अनुमति भी इन्हें प्रदान की गई है। इसके अलावा देखेंगे तो राष्ट्रीय सुरक्षा और नागरिक जो स्वतंत्रता है उसमें संतुलन की बात देखने को मिलती है। ये राष्ट्रीय हितों की जो रक्षा है, जो नागरिक स्वतंत्रता है उसकी सुरक्षा सुनिश्चित करने हेतु एक नाजुक जो संतुलन है उसका भी प्रतिनिधित्व करता है। तो इस तरह से देखें तो ये हमारे देश के लिए बड़ा ही महत्वपूर्ण जो कानून है उस रूप में स्थापित है। इसके अलावा देखेंगे तो ये जो कानून है इसके आगे आने वाले समय में क्या दशा दिशा हो सकती है, तो ये बड़ा ही महत्वपूर्ण विषय है। राष्ट्रीय सुरक्षा जो अधिनियम है ये 1980 का, आगे आने वाले समय में देखें तो इसके जो भी इनिशिएटिव हो सकते हैं वो पारदर्शी सुनिश्चित इसे करना, आवधिक जो न्यायिक समीक्षा है उस पर ध्यान दिया जा सकता है। इसके दुरुपयोग को रोकने के लिए विधायी जो सुधार हैं, नागरिक जो स्वतंत्रता की रक्षा है, व्यक्तिगत जो अधिकार हैं, संवैधानिक जो सुरक्षा है, उनके उपायों के साथ जो भी राष्ट्रीय सुरक्षा है उसकी आवश्यकताओं को संतुलित करना इसमें शामिल है, जिसके तहत मजबूत जो न्यायिक निगरानी है उसे बनाया जा सकता है। संशोधन के माध्यम से इसमें सुधार किया जा सकता है। इसमें कुछ क्लाज भी जोड़े जा सकते हैं। नागरिक जो स्वतंत्रता है उसकी रक्षा के संदर्भ में प्रयास किए जा सकते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि इसकी जो पारदर्शिता है, जो जवाबदेहिता है वो और सुनिश्चित की जा सकती है। ओवरऑल तौर पे कह सकते हैं कि अभी जो योगी सरकार ने जो बड़ा एक फैसला लिया कि क्या करेंगे कि पूरे राज्य में
अब जो भी गंभीर इस तरह की ड्रोन से जुड़ी हुई जो घटनाएं, जो अफवाह भय का जो माहौल है, इस तरह की जो बड़ी घटनाएं हो रही थी, उनके संदर्भ में जो नई नीति लाई कि ठीक है, अब कोई भी ड्रोन जो होगा वो बिना परमिशन के नहीं उड़ाया जा सकता है। अगर ऐसा कुछ भी होता है तो उनके संदर्भ में गैंगस्टर या जो राष्ट्रीय सुरक्षा कानून अधिनियम है उसके तहत कठोर कार्रवाई की जा सकती है। तो ये नीति यही दर्शाती है कि तकनीक के नाम पर जो समाज में अराजकता फैलाई जा रही है वो ठीक नहीं है, और इसी के संदर्भ में अब क्या है कि राष्ट्रीय हितों को ध्यान में रखते हुए इस तरह के जो पहल है वो राज्य सरकार ने उठाया। साथ ही अफवाह फैलाने वालों के खिलाफ जो बड़े स्तर पे कह सकते हैं कि संदेश या कार्रवाई करने का जो एक मैसेज दिया है राज्य सरकार ने, वो काफ़ी सराहनीय है। उत्तर प्रदेश में कानून जो राज है वो सर्वोपरि होना चाहिए। किसी भी क्षेत्र के लिए, किसी समाज के लिए जो कानून है वो हमेशा सर्वोपरि होना चाहिए। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि ये पूरा न्यूज़ क्या था और इसके संदर्भ में पूरा जो मामला और इससे जुड़े हुए जो भी महत्वपूर्ण पहलू थे उन पर हमने बात की। तो ये न्यूज़ थी। एक और सूचना है यूपीएससी के संदर्भ में और पीसीएस के संदर्भ में संस्कृति आईएएस के द्वारा जो भी विभिन्न कोर्स संचालित किए जा रहे हैं उन पर रक्षाबंधन ऑफर के तहत बड़ी छूट दी जा रही है। और ये जो ऑफर है ये 1 अगस्त से लेकर 6 अगस्त के बीच में आपको प्राप्त हो सकता है। जिन कोर्स पर महत्वपूर्ण छूट दी जा रही है, आईएसजीएस फाउंडेशन कोर्स के तहत देखेंगे तो 60% की जो छूट है वो दी जा रही है। अलग अलग कोर्स हैं, जीएस, जीएससी सेट, ऑनलाइन कोर्स, तो इन सभी पर ये छूट है। और पीसीएस फाउंडेशन कोर्स जो पीटी मेंस के तहत संचालित होने वाले जो कोर्स हैं उन पर 60 से 75% की छूट दी जा रही है, जैसे यूपी पीसीएस, बीपीएससी, एमपीपीएससी, आरएस जैसे जो कोर्स हैं। और यूपीएससी और यूपी पीसीएस के संदर्भ में देखें जो फाउंडेशन कोर्स हैं, पीटी मेंस, लाइव ऑनलाइन वाले जो कोर्स हैं, तो इन पर भी जो छूट है वो 50, 60, 70% तक की दी जा रही है। इसी छूट के तहत देखेंगे तो सभी जो ऑनलाइन लाइव टेस्ट सीरीज और डीएलपी जो कोर्सेज हैं उन पर 75% की जो छूट है वो प्राप्त हो रही है। यूपी आरओ का जो मेंस कोर्स है उस पर भी आप देखेंगे तो बड़ा ही महत्वपूर्ण छूट आपको लगभग 60% की दी जा रही है। इसके अलावा जो ऑप्शनल कोर्स हैं उन पर 50 to 60% की छूट है, जैसे ज्योग्राफी में एडमिशन ओपन है, ये ऑनलाइन मोड पे संचालित होने वाले कोर्स हैं। और दूसरा हिस्ट्री है, और जो भी इनकी फीस है, जैसे ज्योग्राफी की 45,000, लेकिन डिस्काउंट के बाद ये कोर्स आपको केवल 25,000 में प्राप्त हो सकता है। हिस्ट्री की बात करें तो इसके लिए निर्धारित फी 45,000, लेकिन अब डिस्काउंट के बाद ये जो कोर्स है केवल 17,500 में प्राप्त हो सकता है। तो इसके अलावा भी देखें तो एसए कोर्स हैं, एनसीईआरटी कोर्स हैं, जनरल हिंदी के कोर्स हैं, इन पर भी अप टू 80% तक की छूट आपको दी जा रही है। इसके अलावा भी अगर आप देखेंगे ये जो पूरी वैलिडिटी है इसकी 1 से 6 अगस्त यानी डेडलाइन 6 अगस्त 2025 है। उससे पहले या उस तिथि तक अगर आप इन कोर्स में नामांकन करवाते हैं तो इनका छूट या इनके जो भी ऑफर है उनका लाभ प्राप्त कर सकते हैं। और भी अगर कोई जानकारी आप चाहते हैं तो जो भी संस्कृति आईएएस के जो नंबर है 955124 पर कॉल करके जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, या संस्कृति आईएएस की जो वेबसाइट है वहाँ sanskritIAS.com पर विजिट करके जो भी संबंधित जानकारी है वो भी प्राप्त कर सकते हैं। तो इस तरह से हमने आज इस न्यूज़ की चर्चा की और इस न्यूज़ से जुड़े हुए जितने भी अहम पहलू थे उन पर भी अपनी बात रखी। तो आज के एपिसोड में इतना ही। आप सभी हमारे साथ बने रहें, इसके लिए धन्यवाद।